मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना भी है या नहीं जाना है, तो आपने जब वो एक लिया तो आपने क्यों लिया, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू सर्व द नेशन एट द फर्स्ट पॉइंट? बोलिए। Why government service at the first place? Because you must have that motivation in your mind to begin with. अभी इस रास्ते में जब आपने ये जर्नी शुरू करी है तो चैलेंजेस बहुत आएंगे। ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि हम तो ऊंचाई पे पहुंच रहे थे और एकदम से धड़ाम से खाई में गिर गए। ऐसा समय भी आएगा, तो फिर क्या करोगे? वो मोटिवेशन होना चाहिए ना। वाई आई स्टार्टेड एट द फर्स्ट पॉइंट, वो हमेशा होना चाहिए। क्यों आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं? बोलो बोलो। हाँ, और क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम केपेबल हैं अपने नेशन को सर्व करने के लिए। हाँ बिल्कुल। और समवन एल्स? और मी गवर्नमेंट जॉब इज एन इमोशन, क्योंकि मेरे परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब। एक प्रेस्टीज मिल जाता है समाज में, है ना, रिस्पेक्ट मिलती है। और मेरा बैकग्राउंड में तो मेरा ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट जॉब है, कुछ आर्मी में, कुछ पुलिस में, मतलब कोई सिविल सर्विसेज में ही है। मतलब मैं चाहती हूँ कि कहीं अपने घर से एक सिविल सर्वेंट निकलूँ, ये मोटिवेशन मेरे अंदर है। ओके, बॉयज़ में? ये तो एक वैलिड रीज़न है, सबसे वैलिड रीज़न है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी होता है कि अगर मैं ख़ास तौर पे उत्तराखंड की बात करूँ तो हम अपना स्टेट छोड़ के नहीं जाना चाहते। बाहर इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। गवर्नमेंट जॉब में एक स्टेबल इनकम होती है, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, साथ में एक अच्छा एनवायरनमेंट है, रिस्पेक्ट होती है, प्रेस्टीज होती है, पावर होती है। अब मैं सिर्फ आपसे एक यही होमवर्क देना चाहती हूँ। ये होमवर्क सबके लिए है। ये लिखना आज एक अच्छे से पेपर पे, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अपने अपने पर्सनल रीजंस अपने तक सीमित रखना और ये पेपर हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि जब वो एक टाइम आपके सबके पास आएगा जब आप इतना डीमोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि लाइफ इज इट्स जस्ट नॉट जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन, इट्स ऑल्सो अदर साइड ऑफ द कॉइन। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और इस जर्नी में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन में बहुत बार ऐसा होगा कि जब आपको लगेगा मंजिल बस एक कदम आ गया और आपको फिर पता चलेगा अब आपको फिर से शुरुआत करनी है ना। कितने ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, फाइनल में नहीं आए, एंड देन दे हैव टू बिगिन राइट फ्रॉम दी स्टार्टिंग। तो वहाँ पर वो काम आते हैं आपका जो आज आपने लिखा होगा कि मैं क्यों गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना चाहती हूँ। सो ओवरऑल जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तो मेरी भी जर्नी स्कूल से ही शुरू हुई थी कि क्यों करना है, क्या कैसे। टीचर्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा। मेरे घर में भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो घर में भी इसी तरह का माहौल था। आई कम्प्लीटेड माई लॉ। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं हुई थी लेकिन मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो मेरा अल्टीमेट एम था यूपीएससी, लेकिन साथ में था कि चलो उत्तराखंड पीसीएस आया तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। बीच में बहुत हर्डल्स आए। लॉकडाउन वॉज अ हर्डल इन माई करियर और बहुत मैं क्या कहूँ, सबको पता ही है किसी ना किसी के फैमिली मेम्बर्स कैसे कैसी कंडीशन थी, तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। लेकिन इस पूरी की पूरी जर्नी में मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू जो सब में होनी चाहिए ना, वो है ये पेशेंस। इसकी ज़रूरत बहुत होती है। बिना पेशेंस के आप इस गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में आइए ही मत अगर आपके पास पेशेंस नहीं है। आपके सारे एफर्ट्स बेकार जाएंगे। लुक एट माई एग्जाम्पल। I have been selected in UK PCS 2021. Can you imagine? 2021 में फॉर्म आया था, 2022 में प्री हुआ, 2023 में मेंस हुआ, 2024 11 जून वो भी, जबकि रिज़ल्ट फरवरी में आ चुका था। 11 जून 2024 में इंटरव्यू हुआ और उसके बाद फाइनली 28 अगस्त को रिज़ल्ट आया। Why I am telling you this? क्योंकि ये ख़ास तौर पे स्टेट सर्विसेज का प्रोसेस यही है, और बीच में पेपर लीक हो जाए तो फिर उसका कहना ही क्या।
ठीक है। तो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। मैं ब्रॉडली अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस है, क्या दूसरा मिल सकता है, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस है या फिर वो यूपीएससी है। मैं इन्हीं दो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगी, क्योंकि मेरी यही दो प्रिपरेशन मेरी हमेशा से रही है। यूके पीसीएस का अब जो कोर्स है, आपको पता है एसए टीएस 1, 2, 3, 4 वो सब यूपीएससी का ही है, सिर्फ इसमें 2 एडिशन है। यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, यूके पीएससी में अब इस साल जो है उन्होंने कर दिया है सीधा सीधा, यूके पीसीएस में सीधा सीधा स्पेशल 2 एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज़, जो आपका बाइबल होना चाहिए। आई एम श्योर वो सर ने भी ज़रूर बताया होगा। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और दूसरा है सिलेबस। यू स्टिक टू द सिलेबस। यू स्टिक टू द सिलेबस। आप सिलेबस पे पूरा स्टिक हो जाइए। पता है कितना पढ़ने को होता है? मैंने तो आज तक जितने भी एग्जामिनेशंस दिए अपने पूरे साइकिल में, एक रूल हमेशा मैंने देखा है, आप चाहे कितना पढ़ लो, आप दिन से रात लगा लो, आप रात भर पढ़ो, लेकिन आपका कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ हमेशा छूटता है, हमेशा छूटता है। चाहे आप एक एग्ज़ाम को मल्टीपल टाइम्स दे दो, लेकिन इतना वाइड सिलेबस है, आप कितनी बार उसको रिवाइज करोगे, 10 दिन बाद ऐसा लगेगा अब मैं वो भूल चुकी हूँ, दोबारा से रिवीजन की ज़रूरत है। बट आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा छूटता है। तो ये रेस वो वाली नहीं है जो हमने स्कूल टाइम में देखी थी ना, कि 90% मार्क्स आ रहे हैं, 95% मार्क्स आ रहे हैं। नहीं, यू जस्ट हैव टू कम फर्स्ट इन द रेस। आपको दूसरों से आगे आना है। इट डजेंट मैटर कि आपके मार्क्स कितने हैं, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ मच यू आर स्कोरिंग अहेड ऑफ अदर्स। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज और सिलेबस। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली इन ब्रॉडर टॉपिक्स को आपने कवर अप कर लिया सिलेबस में, तो आपका बहुत चांसेस हैं कि आप क्रैक कर जाओगे। एटलीस्ट प्री मेंस ये वाले 2 पोर्शन तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। और ब्रॉडली अगर मैं कहूँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रीलिम्स में जो ब्रॉडली टॉपिक्स हैं, स्टैटिक, आई एम श्योर सर ने आपको ज़रूर बताया होगा स्टैटिक कहाँ से कवर करने हैं मोस्टली, और करंट अफेयर्स, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी है जो उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएससी दोनों में ही अप्लाई होती है। हालांकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं, दे आर मोर ऑफ एनालिटिकल नेचर, एंड यूके पीसीएस दे आस्क क्वेश्चन मोर ऑफ फैक्चुअल नेचर, ठीक है। लेकिन फिर भी ये स्ट्रैटेजी दोनों में ही काम आएगी। स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, यू ऑल नीड टू प्रैक्टिस थरली पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज थरली प्रैक्टिस करने हैं। जितना हो सके 2-2, 3-3 बार पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, बट करो। यूपीएससी में अगर आपने एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले भी अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, तो भी आपका वो एक सफिशिएंट हो जाता है। आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट आप बना सकते हो। जैसे एक ग्रुप बन गया है आप सबका, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का पूरा एक लिस्ट बना करके उस टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यूपीएससी में 2018 या 19 का क्वेश्चन था जो कि कैस 9 पे आया था, ठीक है। तो कैस 9 पे आया था, इट इज़ एक्चुअली अ डीएनए सीजर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 2-3 ऑप्शंस में, एक ऑप्शन ये थे और एक ये भी था, 4th one। तो कैस 9 वॉज अ टाइप ऑफ सीजर। ये क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट था। अगले साल या एक उससे अगले साल यूपीएससी ने इसी एक कीवर्ड पे पूरा क्वेश्चन बना के दे दिया। सो व्हाट यूपीएससी डज, मोस्टली यूपीएससी में क्वेश्चंस
रिपीट नहीं होते हैं, कभी 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो वो बात अलग है, बट पीसीएस की तरह यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, बट वो क्या करते हैं, दे रिपीट द कंसेप्ट। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग पीवाईक्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज को ना सिर्फ प्रैक्टिस करो, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टॉक्ड अबाउट Cas9, ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, जाके गूगल करो, रिसर्च करो क्या है, एक ब्रॉडर उसके बारे में एक आइडिया लो, एक वर्ड फाइल बनाओ, उसमें ये टॉपिक डाल दो। एंड यू नीड टू डू सिमिलर थिंग्स फॉर उत्तराखंड पीसीएस टू। उत्तराखंड पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से चेक करो, और मेरे ख्याल से पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी हैं, जितने भी ना सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस पीछे जो हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में तो उत्तराखंड की जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, उन सभी एग्जामिनेशंस के जो पास्ट ईयर के कंपाइल्ड क्वेश्चंस हैं, उन सबको अच्छे से करना है। और अब तो क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, तो यू मस्ट फोकस ऑन स्पेशल पार्ट वाल ऑफ उत्तराखंड, और उससे बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर स्पेसिफिकली ध्यान देना है, ठीक है। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। यूपीएससी के लिए या फिर उत्तराखंड पीसीएस के लिए, दोनों के लिए ही यही है, चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन कम से कम 100 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने, कम से कम 100 क्वेश्चंस। अपना एक टाइम लिमिट लगाओ, अगर असली एग्जामिनेशन में 2 घंटा लगता है तो उन 100 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए और कम समय लगाओ, कम समय लगाओ। जैसे यूपीएससी में दे आस्क 100 क्वेश्चंस फॉर 2 आवर्स, तो यू मस्ट कंप्लीट इट इन 1.5 आवर्स, वेदर यू नो इट और नॉट। अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस इन 1 फ्रूट, ठीक है। यूके पीसीएस में दे आस्क 150 क्वेश्चंस, तो अटेम्प्ट 150 क्वेश्चंस इन 1.5 आवर, क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में आपको भी पता है बहुत सारे इशूज हो सकते हैं, आप थोड़ा सा नर्वस भी हो सकते हो, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, अब मैं आगे कैसे करूं। तो आपको क्योंकि हर एक कंडीशन के लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करना है, तो आप 100 क्वेश्चंस यूपीएससी के पैटर्न से और 150 क्वेश्चन है, पूरा एक सेट कम से कम एग्जामिनेशन से 45 डेज पहले हर रोज़ लगाओ एटलीस्ट। ऐसा कोई दिन होता है एग्जामिनेशन से पहले कि आज तो पूरे दिन भर खाना नहीं खाया, होता है? नहीं होता ना, खाना हर रोज़ खाते हैं ना। तो अगर प्री क्रैक करना है तो ये खाना हर रोज़ खाना पड़ेगा एटलीस्ट 45 डेज से पहले, एटलीस्ट। और ये बहुत रिगरसली प्रैक्टिस करना है, बहुत रिगरसली। अगर आपने ये 45 डेज वाला नहीं किया है तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर आपने 45 डेज आपने कर ली, पूरा एक एक सेट आपने लगा लिया, तो ट्रस्ट मी you will be ahead of so many people who have been in the preparation। मे बी आपसे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे बहुत आगे चले जाएंगे। ये बिल्कुल एक रूल है, और ये मैं रूल बता रही हूँ आपको, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट प्री के लिए एटलीस्ट ये रूल है। कुछ मत देखो यूपीएससी के, कुछ भी अगर ऑनलाइन भी इतने सारे अवेलेबल होते हैं, श्रीराम आईएएस, विजन आईएएस के इतने सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं, यूके पीसीएस के भी जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं, एटलीस्ट 1 सेट, आई एम अगेन एम्फसाइजिंग इट, क्योंकि यही एक मात्र ऐसा तरीका है जिससे आप अपने प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हो। एक टेस्ट पेपर हर रोज़ एग्जामिनेशन से 45 डेज पहले लगातार करना है, तब जाके आप उस फील्ड में आते हो कि हाँ अब एग्जामिनेशन में आएगा तो मैं फटाफट कर जाऊँगी। चाहे आपकी प्रिपरेशन है या नहीं है, चाहे आपके नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं पहले उसमें, कोई बात नहीं, ग्रेजुअली स्कोर इम्प्रूव होगा, ग्रेजुअली स्कोर इम्प्रूव होगा। सो दिस वाज पर्टिकुलरली अबाउट प्रीलिम्स। ओके, नाउ लेट मी मूव टू मेंस। मेंस में ना एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि प्री में तो ये होता है कि 4 ऑप्शन है, आपके सामने एक करेक्ट आंसर तो है ही है ना, आपको बस सही देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में से एक सही कौन सा है। यू नीड टू फाइंड दैट। तो वो ग्रेजुअली प्रैक्टिस से वो हो जाता है, ग्रेजुअली हो जाता है। लेकिन मेंस में ये है कि भाई सब कुछ आपको अपने आप ही लिखना है, और कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आपको कैसे पता कि मुझे इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, एग्जामिनेशन में फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो ही सकते हैं जिसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट, सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है सिलेबस।
सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको बहुत अच्छे से आप कवर अप कर लो, बहुत अच्छे से कवर अप कर लो, जितना पॉसिबल है कवर अप करना उसको उतना अच्छे से पॉसिबली कर लो कवर अप। नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो उस नोट्स के ज़रिए करो या कैसे भी करो। मेंस में जब एक बार सिलेबस कवर अप हो जाए, साइमल्टेनियसली आपको आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनके प्री में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं कंपैरेटिवली, बट मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। रीज़न क्योंकि प्री में तो सिर्फ 4 ऑप्शंस है ना, 4 में से एक सही है ही, आपको वो सही फाइनली निकालना है, वो निकल गया तो अच्छी बात है। बट मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है उनको कई बार नहीं आती, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आंसर राइटिंग के कुछ ब्रॉड पैरामीटर्स मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है इंट्रो, यू नीड टू राइट अ गुड इंट्रो। सेकेंड होता है कि क्वेश्चन का कंटेंट क्या है। थर्ड होता है कंक्लूजन पार्ट, और एक और चौथा और पांचवा भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कोई बता सकते क्या? हाँ, दे आर पार्ट ऑफ कंटेंट। फिर प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर, और एक और पार्ट है, आइडिया, एनी आइडिया? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल नोट डाउन कर लो। आंसर राइटिंग के लिए ये 5 पॉइंट्स हमेशा याद रखना। इंट्रो आपका जो कंटेंट है, थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन, और 2 पार्ट जो अक्सर करके मिस हो जाते हैं वो है प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। टूटी फूटी लैंग्वेज लिख दी, एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा, क्या करोगे? प्रेजेंटेशन कई बार ये है कि कोई आंसर्स में हमेशा बुलेट्स पॉइंट होने चाहिए, आपकी हेडिंग हमेशा से बॉक्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये हेडिंग लिखी तो वो बॉक्स में होने चाहिए, पॉइंट्स अच्छे से होने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, मार्किंग अच्छी होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पुटअप कर दिए, फ्लो चार्ट्स बना दिए। दैट ऑल कम्स इन पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने ये प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर अपने अच्छा नहीं करा है तो पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा? चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा हो, खाना खाने में चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर दिखता अच्छा है तो अपने से ही मन करता है कि मैं इसको खाऊं। तो एग्जामिनर के हिसाब से देखो, वो इतनी सारी आंसर शीट्स चेक करता है, इतनी सारी आंसर शीट्स चेक करता है। एक एक आंसर शीट में 40 से 50 पेजेस एटलीस्ट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि एग्जामिनर को आपकी आंसर शीट अच्छा वो क्यों चेक करेगा जब उसका आप काम आसान करोगे? प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, बहुत मायने। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आपको करनी चाहिए, और साथ में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आप एग्जामिनर से बात नहीं कर रहे हो, आपकी जो वहाँ पर लिखी हुई चीज़ें हैं वो आपकी रिप्रेजेंटेशन बन के वो एग्जामिनर से बात कर रही है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोशिश करो जितना अच्छा हो सके, चाहे किसी का हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, दोनों ही तरीके से, ठीक है। और जो मैंने अपने साथ जितने भी मेंस अभी तक मैंने लिखे हैं, सबसे ज़्यादा जो इशू होता है ना एग्ज़ाम में, वो यही एग्ज़ाम होता है, मतलब प्रॉब्लम आती है सुबह शाम 2 शिफ्ट में पेपर होता है और लगातार पेपर होता है। तो वो इतना एग्जर्शन हो जाता है, शायद लास्ट एग्जामिनेशन तक आते आते ऐसा हो जाता है कि बस पेपर लिख दो, बाद में देखेंगे, बस पेपर लिख दो। तो ये एग्जर्शन से डील करना, ये भी अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दिए कभी मेंस किसी ने बैक टू बैक? अभी नहीं दिया, अभी तो आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो, तो आप ये चीज़ फेस करोगे बैक टू बैक। जो इसलिए सबसे कभी कुछ ऐसा मत सोचना कि एग्जामिनेशन वाले डे के लिए हम छोड़ दें तब रिवाइज कर लेंगे। आपका 100% जितना पॉसिबल हो, 100% तो कवर नहीं हो पाता, लेकिन आपने 100% एफर्ट्स देके जितना पॉसिबल हो आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर देना चाहिए। और एग्ज़ाम टाइम के लिए बिल्कुल आपके पास सिर्फ 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2-3 घंटे ही होंगे पढ़ने के लिए। तो उस टाइम के लिए कुछ एक शॉर्ट नोट्स टाइप कुछ ऐसे प्रिपेयर करो कि अभी एग्जाम है तुरंत, तो मैं बस थोड़ा बहुत इनको रिवाइज करके चले जाऊँ। जैसे पॉलिटी की बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उनकी हेडिंग लिख दी। आर्टिकल 14 राइट टू क्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ,
इस तरह से कुछ एक चीज़ें वहाँ पर थोड़े शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए, क्योंकि ये तो रूल ही है, कितना भी पढ़ लो, याद रखना, कितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ हमेशा छूटता है। तो उसमें घबराना नहीं कि मेरा ये नहीं छूट, मेरा ये कवर अप नहीं हो पाया, वो कवर अप नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ हमेशा छूटता है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मे बी यू डू नॉट नो माई बैकग्राउंड, आई एम लॉ ग्रेजुएट, ठीक है। तो मेरा पॉलिटी हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। एंड यू वोंट बिलीव, मैं एग्जामिनेशन हॉल में थी, मैं जुडिशियल रिव्यू मैं नहीं लिख पा रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। इतनी सिंपल सी चीज़ जुडिशियल रिव्यू मैं नहीं रिकॉल कर पा रही थी, लेकिन मेरा एक नियम था कि चाहे मुझे कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन मैं कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आती थी। तो जो मुझे नहीं भी आता था उसमें भी कुछ ना कुछ बना करके, क्योंकि इवेंचुअली आप इतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो कि आपको हो ही जाता है, आप कुछ ना कुछ आप लिख दो। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना कि कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, हमेशा कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आना है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ एक कीवर्ड्स एग्जामिनर को स्टिक कर जाए, वो आपको आधा मार्क्स भी दे दें, 1 मार्क भी दे दें, और शायद वो आधा 1 मार्क के कारण आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो छोड़ के कुछ नहीं आता, हमेशा कोशिश करो लिखना है। लेकिन एक सिंपल सा कीवर्ड था जुडिशियल रिव्यू, और उस समय मैं कितना एम्फेसाइज कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया था इसकी क्या डेफिनेशन है, कि क्या होता है, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं याद आ रहा था। मैं उसमें वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की डेफिनेशन लिख के आ गई, क्योंकि कुछ तो लिखना था, मैं छोड़ के नहीं आना चाहती थी, तो मैं वो लिख के आ गई हूँ। मैं जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई हूँ, मुझे एग्जैक्टली रिकॉल हुआ है मैंने क्या लिखा है, PIL की डेफिनेशन जुडिशियल रिव्यू में। तो कई बार एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है ना आपके ऊपर कि आपको आते हुए भी चीज़ें नहीं आती हैं, तो ऐसे में कुछ नहीं है, नहीं आ रहा है, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे जाके वो कंप्लीट कर लो। बट पेपर नहीं छोड़ना कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम बिल्कुल हैफिज़ार्ड हो जाए या हम बिल्कुल पैसे हो जाएं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये सारे इश्यूज़ आते हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आप खुद एग्जामिनेशन प्रोसेस का हिस्सा हो, जब आगे फेस करोगे तो समझ में आएगा कि दूर दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ये पूरा का पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि आप, हाँ, सर्विसेज में आने के बाद चैलेंजेस डेफिनेटली होता है, लेकिन उस कई चैलेंजेस का तो आप पहले से ही पार्ट बन चुके हो और उनको आज भी रिजॉल्व कर रहे हो अपने अपनी लाइफ में। तो ये कुछ प्रोसेस ऐसा ही है। फिर फाइनली अगर आपका कंप्लीट हो जाता है मेंस में, आपको इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू के लिए एक चीज़ जो है, जो हमेशा मुझे भी बताई गई और जो मैंने भी ध्यान रही, मैं कुछ स्पेशल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यू के लिए मुझे एक चीज़ कहा गया था कि इंटरव्यू इज मोर अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी रादर देन योर नॉलेज। राइट डाउन दिस थिंग, दिस इज द बाइबल फॉर इंटरव्यू। Interview is more a test of your personality rather than your knowledge. Interview is more a test of your personality rather than knowledge. Pre was all about knowledge, testing your knowledge. A thorough examination for mains, that was also a test of your knowledge. बट इंटरव्यू में आपकी पहली प्रायोरिटी होती है आपकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैसी है आपकी, वो चेक होता है। देखो, ये बात एक ट्रुथ है, नो वन नोज एवरीथिंग अंडर द सन। किसी को भी ऐसा नहीं कि जो भी इस दुनिया में मुझे सब नॉलेज है ना। बट वहाँ पर जब इंटरव्यू पैनल में आप जाते हो, आपको अगर कुछ नहीं आता, आप उसको कैसे आंसर कर रहे हो, वो मायने रखता है। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आप ऑनेस्टली कह दीजिए, वी डू नॉट नो द आंसर सर, वी वुड हम्बली लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द सेम। क्योंकि वहाँ पर आपकी ऑनेस्टी झलकती है। और आप सोचो कि मैं इंटरव्यू पैनलिस्ट को थोड़ा सा घुमा करके कुछ ऐसा ही गैस वर्क करके कुछ ऐसा दे दूँ, तो दैट डजंट वर्क देयर, दैट रियली डजंट वर्क देयर। वो सब आपसे कई गुना होशियार है। कुछ रिटायर्ड पैनलिस्ट भी बैठते हैं वहाँ पर,
जो ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं, तो आपके लिए वहाँ पर इशू क्रिएट हो सकता है। तो आपको जहाँ पर कुछ नहीं आंसर पता है इंटरव्यू में, आप उसको उनको ऑनेस्टली कह दीजिए कि मुझे नहीं आता है, एंड हम्बली सीक देयर अपॉलॉजी फॉर द सेम। तो इंटरव्यू में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसी चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मेरा जब इंटरव्यू था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर पढूँ, कहाँ से पढूँ, कितना पढूँ, क्योंकि प्री में आपको पता है ये चीज़ें हैं, कम से कम एक आंसर मेरे सामने होगा, 4 ऑप्शन से एक आंसर मेरे सामने होगा, आई नीड टू करेक्ट द राइट वन। मेंस में आपको पता है ये मेरा सिलेबस होगा, ठीक है, मैं अपने हिसाब से लिख सकती हूँ, बट इन इंटरव्यू यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन राइट देयर। उसी समय आपको बिल्कुल प्रिपरेशन, उसी समय बिल्कुल आपको आंसर देना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी ना, कि आप सब के सब तैयारी कर रहे हो, बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप बहुत टाइम से न्यूज़पेपर और ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में ऑलरेडी वहाँ पर रखी हुई है। इट्स जस्ट दैट कि आपको सही समय पर सही आंसर देना है। लेकिन जो सामने वाला पैनलिस्ट बैठा हुआ है, हो सकता है उसकी तैयारी आपके जितने नहीं हो। आप समझ रहे हो इस बात को? आपने हिस्ट्री भी पढ़ी, आपने पॉलिटी भी पढ़ी, इकोनॉमी भी पढ़ी, इतने टाइम से लगातार सारे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हो ना, न्यूज़पेपर लगातार इतने टाइम से पढ़ रहे हो ना, है ना। लेकिन जो वहाँ पैनलिस्ट बैठे हुए शायद उनकी प्रिपरेशन आपके जितने नहीं हो। हाँ, क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक लेडी पैनलिस्ट थी और उन्होंने मुझे कहा कि अभी जो हाल ही में मेरा जो इंटरव्यू था वो 11 जून को था, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप पे जजमेंट दिया है, आपका उस पर क्या ओपिनियन है। और मैं वहाँ एक पॉइंट के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई, क्योंकि मैंने सोचा मैं तो इतने टाइम से रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़ रही हूँ, और मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, और मुझे यही नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली लिविंग रिलेशनशिप पे इतना बड़ा जजमेंट दिया है कि ये पैनलिस्ट मुझसे पूछ रही हैं। फिर जो दूसरे साइड में पैनलिस्ट थे वो इशारा करके उनको बोलते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो तब मुझे समझ में आया शी वांट्स टू रेफर टू द रीसेंट act of the uniform civil code that has been enacted in Uttarakhand, and she want to ask questions regarding living relationship, so I answered it accordingly. But वहाँ से मेरी एक लर्निंग हुई कि हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया ऐसा कि वो तो सारे क्वेश्चन से गलत पूछते हैं, बट वहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आया कि आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, आप उसको यूज़ करो और उसको सही तरीके से वहाँ रखो। और डेफिनेटली क्योंकि आप इतने समय से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू हैव मोर नॉलेज एज कम्पेयर टू द इंटरव्यू पैनलिस्ट। बट इट जस्ट द फैक्ट कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो उन्होंने पूछे हैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको शायद उतना नहीं आता हो। बाकी इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो वहाँ पर सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था दैट यू हैव बीन पोस्टेड, देयर इज अ 4 धाम यात्रा चल रही है और यू हैव बीन पोस्टेड एज एन ऑफिसर देयर, सो हाउ विल यू टैकल द ट्रैफिक, हाउ विल यू, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक सो दैट द यात्रा रन स्मूथली। तो ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस वो डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे, बट आपको एक एथिकल आंसर देना है, अपने आप को उस पोजीशन पे रख के कि आप एक ऑफिसर हो, अपने आप को पर्सनल लेवल पे रखना नहीं है। वहाँ पर आपको उस समय उस सीट पर बिठाया ही इसलिए गया है ना क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हो। जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके लिविंग रिलेशनशिप पे पर्सनल व्यूज़ क्या हैं, तो मैंने उसके लिए आंसर किया था कि मैम इट डजेंट मैटर कि मेरे पर्सनल व्यूज़ क्या हैं, अगर लिविंग रिलेशनशिप को फॉर्मुलाइज गवर्नमेंट ने किया है तो जो लॉ है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, माई पर्सनल व्यूज़ डजेंट मैटर हियर। तो उन्होंने फिर भी काफ़ी खगोलने की कोशिश करी, उन्होंने कहा नहीं आप अपने पर्सनल व्यूज़ बताएं। तो उनको मैंने तब आंसर दिया था, ओके मैम, राइट नाउ आई एम आंसरिंग यू इन द कैपेसिटी ऑफ ओनली अ सिटीजन इन उत्तराखंड एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑफिसर। और तब मैंने उन्हें कहा था कि लिविंग रिलेशनशिप हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, तो मैं यही चाहूँगी क्योंकि मैरिज एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हमें प्रिजर्व रखना चाहिए और हमारे कल्चर को प्रिजर्व रखना चाहिए, तो हमें इसको गिल नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल सिंस दिस इज पार्ट ऑफ द लॉ सो वी वुड लाइक टू फॉलो द लॉ। एक बैलेंस्ड आंसर, वो आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बैलेंस तरीके से मैच्योरिटी से उनका सबका आंसर देना है। तो ये मेरा वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव था सारा कुछ प्री मेंस इंटरव्यू ब्रॉडली। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पूरे साइकिल में मैंने देखी है कि आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करने ही पड़ेंगे, यू विल हैव टू फॉलो इट।
आपको कई बार कुछ ये भी समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे करें वैसे कैसे करें, तो कुछ नहीं है, फेलियर्स पार्ट है लाइफ का। एक बार गिरोगे समझ में आएगा कि यहाँ से ऐसे करने से गिरते हैं, तो अगली बार से वो चीज़ नहीं करोगे। सो दिस इज़ माई होल जर्नी अबाउट इट। सो आई वुड लव टू हियर योर क्वेश्चंस, कुछ भी। सी सेट स्ट्रैटेजी, देखो यूपीएससी में मैं 2 बार सी सेट के कारण फेल हुई, तो मैं क्या बोलूँ, मैं यूपीएससी मतलब सी सेट की क्या स्ट्रैटेजी है। हाँ, मेरा हमेशा से, क्योंकि मैंने सिम्बाइसिस से मैंने कंप्लीट करा अपना लॉ, तो वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट था, मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड था। बट जैसे यूपीएससी की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो उन्होंने सी सेट का लेवल इतना अप कर दिया है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे एग्जामिनेशन से पहले भी, बट ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। उन्होंने सी सेट के कारण मेरा नहीं हो पाया, तो मैंने वहाँ से यही चीज़ सीखी कि या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो दे रहे हैं मटेरियल, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करो, और उससे हाई लेवल का करो, उससे हाई लेवल, यानी कि जो पेपर में आ रहा है उससे हाई लेवल का आप करो। क्योंकि मैंने ये बात, देखो मैं 2022 जो था, इट वाज अ बिगेस्ट फेलियर फॉर मी, क्योंकि अच्छा खासा जीएस में मार्क्स आए यूपीएससी में, और उसके बाद सी सेट के कारण नहीं हुआ। फिर 2023 में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपनी तरफ से, बट 2023 में तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ था सी सेट में, यूपीएससी में, तो इसीलिए कट ऑफ जनरल की 75 गई थी। आपको पता है ये चीज़? तो कट ऑफ जनरल की 75 गई थी, और शायद एस टी की तो कुछ 47-48 कुछ ऐसी गई थी। तो वो उसी कारण, क्योंकि सी सेट उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन इतना डिफ़िकल्ट कर दिया था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे फ्लंक्ड इन सी सेट जीएस क्लियर होने के बावजूद। मेरी ओवरऑल ये लर्निंग है, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस का इस बार का सी सेट भी मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे प्री अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो रहा है, बट दे वर नॉट एबल टू क्लियर सी सेट। जो इस साल का यूके पीसीएस का सी सेट आया है, उससे 2 स्टेप आगे जाके अपनी प्रिपरेशन करो, 2 स्टेप आगे जा कर के, वो बेस्ट है, क्योंकि उसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। यूपीएससी में मैंने सी सेट में एक चीज़ ये देखी थी, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आप कितना उसका लेवल अप करोगे, कॉम्प्रीहेंशन का लेवल इतना आप नहीं हो सकता, लेकिन आप मैथ्स का, रीजनिंग का लेवल इतना आप कर सकते हो, बहुत हाई लेवल का कर सकते हो। तो यूपीएससी की सी सेट के लिए एक स्पेसिफिकली है कि आप पहले कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करिए पूरा, और उसके बाद फिर आप मैथ्स वाले सेक्शन में जाइए, रीजनिंग वाले सेक्शन में जाइए। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ काम आ सकती है, वो है थरो प्रैक्टिस। एंड आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस सी सेट वाला पूरा कल्चर, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज नाउ। जो एक प्रॉपर था कि सी सेट क्यों आना चाहिए, कि आपका एप्टीट्यूड चेक होना चाहिए, वो अब आपका एप्टीट्यूड चेक नहीं कर रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली अ मीन्स टू क्लियर, टू फेल दी एलिजिबल स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं सी सेट के थोड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको बारीकी से देखा है। बाकी इट इज़ पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, सो वी विल हैव टू अडाप्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ द ओनली की फॉर इट, आई सी इट इन दैट मैनर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? हाँ, Why did you think that to choose the civil servant and rather than the lawyer? yes, actually when I go back to my 12th standard, now I was preparing for engineering, but I was very fond of civil services right then, क्योंकि मेरे जो हिस्ट्री के टीचर थे वो खुद यूपीएससी दे चुके थे, और वो खुद इंटरव्यू तक अपीयर हो चुके थे, यूके पीसीएस भी दे चुके थे। तो वो मेरे लिए एक हमेशा से एक रोल मॉडल रहे उस समय स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरा ये सर्टेन था। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग नहीं, मुझे लॉ करना चाहिए, क्योंकि लॉ फील्ड हमेशा एक सिविल सर्विसेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी जाएगा उसके लिए हमेशा काम आती ही आती है। और मेरे साथ लॉ में एक अच्छा ऑप्शन ये भी था कि एक, हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बैकअप मेरे लिए था, एक अच्छा बैकअप मेरे लिए था कि अगर नहीं हो पाया कहीं, तो मैं लिटिगेशन तो कर ही सकती हूँ ना, चाहे उत्तराखंड में करूँ, चाहे दिल्ली में जाके करूँ, चाहे कहीं पर भी करूँ। तो मैंने इसलिए उस समय लॉ चूज़ करा था, क्योंकि इट हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज अ गुड बैकअप। और इस पॉइंट के लिए मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबके लिए है ये एडवाइस, पर्सनल एडवाइस है, एज एन एल्डर सिस्टर यू कैन से कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है बैकअप प्लान। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, अगर 1% उत्तराखंड पीसीएस में नहीं होता है, और यूपीएससी में मैं काफ़ी टाइम से लगातार मेहनत कर रही हूँ, नहीं होता है, तो फिर क्या,
कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं खाली हाथ ठंडन गोपाल हो जाए। तो वहाँ पर बैकअप प्लान जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ आप में से यहाँ हर कोई जो भी बैठा है उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकता है। यूकेपीसीएस तो फिर भी छोटी चीज़ है, यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकता है। आप सबके अंदर इतनी काबिलियत है, लेकिन क्या अगर 1% समय आपका साथ ना दे तो फिर क्या? आपने यूपीएससी का इंटरव्यू तक अपीयर किया और अगर आप फेल हो गए वहाँ पर तो आप बिल्कुल, वो सांप सीढ़ी का खेल है ना, है ना, 98 पे बड़ा सा सांप होता था, वो सीधा 10 पे ला के छोड़ देता था, ठीक है। ये यूपीएससी भी वही सांप है। अगर इंटरव्यू में आकर के डस लिया और फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं है तो आपके पास फिर से अपनी जर्नी दूसरों के साथ फिर से शुरू करो। तो इस जर्नी में आपके पास एक बैकअप प्लान होना बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैंने खुद इनफैक्ट, सर यू विल बी शॉक टू नो, मैंने तो बिज़नेस प्लान सोचा हुआ था। एक तो दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है ही, तो अपना हाई कोर्ट वगैरह देखूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, और बाकी जीएसटी कर लिया था मैंने रजिस्ट्रेशन, और अपना एक बिज़नेस प्लान अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि उसने एमबीए कंप्लीट करा इसी साल, तो मेरा पूरा ये बैकअप प्लान चल रहा था। अगर 28 तारीख को मैं बैंक गई थी करंट अकाउंट बनवाने के लिए और 28 तारीख को रात में ही ये सारा कुछ रिज़ल्ट आ गया, लेकिन अगर मैं 28 तारीख को रिज़ल्ट नहीं आता तो अगले दिन 29 तारीख को मुझे बैंक में करंट अकाउंट बनवाने के लिए ही जाना था। सारा कुछ मेरा पूरा प्रोसेस पीछे तैयार था, क्योंकि अब इतने टाइम वेट नहीं कर सकते थे। तो मुझे था कि दिल्ली में जाकर प्रैक्टिस करूँगी, साइमल्टेनियस अपना बिजनेस भी चलता रहेगा, और जब उत्तराखंड में अपना बिजनेस थोड़ा सेटअप हो जाएगा, कम बैक टू उत्तराखंड ओनली। दैट वाज माय बैकअप प्लान। तो आप सबको ही अपना कुछ ना कुछ बैकअप प्लान ज़रूर सोचना चाहिए यहीं से। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करना चाह रही हूँ, बट दिस इज़ रियलिटी। मैं अपने जब पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस देखती हूँ तो मैं कई बार ये चीज़ सोचती हूँ कि शायद मुझसे और बेहतर और मुझसे और पोटेंशियल रखने वाले कैंडिडेट आज लिस्ट से बाहर है, बट आई एम पार्ट ऑफ द लिस्ट, एंड फॉर दैट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि फाइनली इतने लंबे समय के बाद एटलीस्ट आई फाइनली गॉट सेलेक्टेड। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। आपके पास आपका कोई एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूँगी, अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूँगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और वैसे तो मैंने अपना ओपिनियन बच्चों से शेयर किया है, बट बैकअप प्लान शुरू कब से करना चाहिए? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बच्चे 19, अब जो बच्चे हैं वो 19-20 साल की उम्र में तैयारी शुरू कर रहे हैं। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो हम लोग तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो 12th के बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो बैकअप प्लान का जो आइडिया है वो शुरू से लेके चलना चाहिए, या फिर 2-3 फेलियर्स के बाद फिर आप सोचते हो कि अब मेरे 3 अटेम्प्ट और बचे, 4 अटेम्प्ट और बचे, साथ ही साथ मुझे बैकअप प्लान भी लेके चलना चाहिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन? सर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुरू से ही प्रिपरेशन, शुरू से आपको एक बैकअप होना चाहिए कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो मैं प्राइवेट जॉब कर सकती हूँ, और प्राइवेट जॉब मैं इस फील्ड में कर सकती हूँ। जैसे क्योंकि जो मेरे हमेशा से आइडियल रहे थे मेरे सर जो स्कूल में हैं, तो उन्होंने ये चीज़ मुझे अपने पहले ही बताए थे। हालांकि अभी वो बहुत अच्छी जॉब में हैं, बट उन्होंने मुझे ये चीज़ पहले सिखाई थी। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला था कि दैट यू शुड परसू लॉ। मुझे भी अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता तो आपके पास कम से कम आप इंडिपेंडेंटली लिटिगेशन तो कर सकते हो ना, तो आपके पास एक अच्छा बैकअप रहेगा। तो मैंने ये बैकअप मैंने शुरुआत से ही लेके मैं चली थी, और इसलिए मैंने लॉ परसू करा था। आप चाहे कोई भी फील्ड परसू कर रहे हो, लेकिन किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन बैकअप होना चाहिए डेफिनेटली। मेरा एक फ्रेंड है, वो पहले बीटेक परसू कर रहा था, बट उसको इवेंचुअली उसको समझ में आया कि बीटेक ना इतना मज़ा नहीं आ रहा। उसने अपनी बीटेक कंप्लीट करी, उसने ऐसी मज़े में उसने बीए इन सोशियोलॉजी डाल दिया कि मेरी एक आंसर राइटिंग का थोड़ा सा होगा, तो उसने ऐसी ओपन बोर्ड से बीए इन सोशियोलॉजी डाल दिया। उसको फिर सोशियोलॉजी में ग्रेजुअली उसको मज़ा आने लगा। ही चोज सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल ऑल्सो, तो उसका काफ़ी अच्छा आंसर राइटिंग बिल्डअप हो गया। ग्रेजुअली ही डिड MA ऑल्सो, उसने मास्टर्स भी कंप्लीट करा। अभी क्योंकि वो भी स्ट्रगलिंग फेस में था, उसका नहीं निकल पाया कहीं पर भी काफ़ी मेहनत के बावजूद। फाइनली नाउ ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर GRF, नेट GRF, and he has been looking forward to pursue PhD and simultaneously teaching in colleges as a lecturer. तो मुझे उसका बैकअप प्लान बहुत अच्छा लगा था।
कि एक अच्छा आपके पास बैकअप है, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। अदरवाइज़ ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी करके बैठे हैं, आईआईटियंस हैं एंड यूपीएससी में इंटरव्यू तक फेस कर चुके हैं, बट राइट नाउ दे हैव नथिंग। प्राइवेट में जाते हैं तो दे आस्क कि आप इतना टाइम कहाँ थे, आपका इतना लंबा गैप हो गया, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट में जाते हैं तो अब सोचो कोई आईआईटियन है तो वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए तो नहीं प्रिपेयर करेगा, दे इधर प्रिपेयर मोस्टली फॉर यूपीएससी, एट द मोस्ट फॉर पीसीएस, दे प्रिपेयर फॉर दैट। तो ये मैं आपको सजेशन दूंगी, आप इस समय जहाँ पर भी हो बैकअप प्लान शुरू से लेके चलो। हाँ, अपना पूरा फोकस अपनी स्टडीज़ पे करो। एक टाइम के बाद आपको लगता है जहाँ थोड़ा डाउटफुल लगता है कि अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, सो यू कैन स्टार्ट वर्क ऑन योर बैकअप प्लान, ठीक है। कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि मेरी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही उन्होंने अपनी इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी जगह करनी शुरू कर दी एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप देयर सीवी। फिफ्थ ईयर के आते आते एंड तक उनको बहुत अच्छी हायरिंग मिल गई, मतलब किसी ना किसी लॉयर से, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही अपना सीवी उसी तरह से बिल्डअप करा था कि इंटर्नशिप्स यहाँ करनी है, वहाँ करनी है। तो आप अपना थोड़ा एक्सपोजर उसी तरह से बिल्डअप करने की कोशिश करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस होके नहीं, हाँ करो डेफिनेटली, बट बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा निश्चिंत रहोगे कि अगर यहाँ नहीं हो पाया तो चलो वहाँ तो हो पाएगा, वहाँ तो कर लेंगे, खाली तो नहीं बैठेंगे। अदरवाइज़ वो टाइम होता है जब खाली बैठते तो अच्छा किसी को भी नहीं लगता। एनी फर्दर क्वेश्चन? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेट्स जस्ट सी। देखते हैं अभी, क्योंकि मैं पढ़ के इतना सैचुरेट हो चुकी हूँ और जो पास्ट 2 अटेम्प्ट्स मेरे यूपीएससी में रहे हैं जहाँ पर सीसैट नहीं हो पाया, तो सीसैट के कारण फेलियर हुआ, जीएस में अच्छे मार्क्स थे, तो वो मेरे लिए एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। तो अल्टीमेट एम तो वही था, तो देखते हैं। And ma'am, if you will give the attempt, so how will you prepare? Because you are already in your job. देखो, जब ना इतना आप प्रिपरेशन कर चुके होते हो तो अब मोस्टली चीज़ों को आपको रिवाइज करना होता है ना। बेसिक तो हो चुका है, नोट्स मेकिंग सारा कंप्लीट है, बस रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स हैं, कुछ ऐड ऑन करना है, तो वो जो एक प्रैक्टिस है वो दोबारा से प्रैक्टिस में लेकर आना है। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग सो मच फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप जॉब के साथ वो कवर कर सकते हो, वो पॉसिबल है। हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डेफिनेटली देने होते हैं, लेकिन आप मान लो जॉब में आपको 8-9 घंटे लग रहे हैं तो बाकी टाइम तो है ही ना, ये चीज़ है। हाँ हाँ, मेरा जो हिस्ट्री में मैंने आज तक जिसके लिए सबसे ज़्यादा काम किया होगा वो हो गया एंशिएंट एंड मीडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर तो इतना मुझे वास्ट लगता था, कितना भी कर लो कवर अप ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक ही फोकस था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट मीडिएवल के नोट्स मैंने बना रखे थे, मैंने उनको कई बार नोट्स को भी रिवाइज़ करें, कहाँ से मैंने एडिशन किए हैं, बट मैंने यूपीएससी और यूकेपीसीएस मैंने दोनों ही देखा है। आप कितना भी कर लो ना, आपके पास फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको जिसकी हवा भी नहीं होगी लेकिन क्वेश्चन फिर भी आ गया है, कि आपको लगेगा कि ये मैंने बुद्धिज़्म इतना थरली पढ़ा था और कितना ज़्यादा पढ़ूँ। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है ना उसको कवर करके जाओ, बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें जो हैं, जो आपको लगता है कि इससे आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, बेसिक कवर अप करके जाओ। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि जिसको आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, पता ही नहीं चला कहाँ से आया, तो वो सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन देन, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, प्री वाली चीज़ में मैं बताती हूँ, अगर क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आए हैं, पूरा मान लो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपके जो सिलेबस या जो इजी वाले जो होंगे ना वो इतने क्वेश्चंस होंगे, तो आपको इंश्योर करना है कि आप मैक्सिमम यहाँ से ठीक कर जाओ, क्योंकि इजी वाले में और जो मीडियम वाले जो स्टैंडर्ड के होते हैं, ये आपको कोशिश करनी है कि आपको ये ठीक करना है। अगर आपने इजी और मीडियम कवर अप कर लिया तो जो डिफ़िकल्ट है उसके लिए चिंता मत करो, डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है ना, आप ही के लिए थोड़ी ना है। और कुछ एक आप प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा बहुत आपकी वहाँ से भी प्रैक्टिस करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, कि मान लो आपने इतना पढ़ लिया है और आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको पता है कि 4 ऑप्शन हैं, 4 में से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो नाउ यू हैव 3 ऑप्शन, सो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्किंग द करेक्ट आंसर इंक्रीजेस फर्दर। तो वो वाला चीज़ भी वहाँ होता है, तो इतना मत परेशान हो,
कितना भी करोगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरा एंशियंट मीडिएवल एंड आर्ट एंड कल्चर आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी पता नहीं कहाँ कहाँ से कितना कितना पढ़ा है और कितनी बार अपने नोट्स रिवाइज कर दिए हैं, फिर भी यूपीएससी के हिसाब से बता रही हूँ, मेरे फिर भी क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आते थे जहाँ पर मुझे ऐसा लगता था ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिया इतना पढ़ने के बावजूद भी। तो इट हैपन्स, सो डोंट नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट यू ऑल्सो नीड टू यू नो हैव दैट आर्ट कि आप अगर क्वेश्चन नहीं पता तो उसको भी कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, और वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस होगा। इसलिए मैंने कहा 45 डेज़ पहले, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, आंसर वाला प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अदरवाइज़ क्या होता है कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट करें फिर हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, वो एक गलत चीज़ होती है। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, प्रैक्टिस हमेशा लेट शुरू होगी। एटलीस्ट 45 डेज़ पहले ही पूरा एक एक सेट लगाना शुरू कर दो। वहाँ पर आपको, क्योंकि आप अपने